हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मास्टर फिजिक्स के चैनल पे। हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में वेक्टर का बेसिक जितने चीज हैं, दो वेक्टर को कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, किस तरीका से रिजॉल्व करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी 2 तरह का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चर्चा हम लोग ने की थी। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आए हैं आपके बीच में। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि जो हम लोग वहां पढ़े हैं वो हम देखें कि कितना अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है the sum of the magnitudes। आप प्रॉब्लम का डाटा लिखते जाएंगे हमारे साथ में। the sum of the magnitudes of the two forces acting at a point is 18। the sum of the magnitude of two forces, सपोज कर लें कि एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स हम लोग Q है मान लिया। कह रहा है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम, केवल मैग्नीट्यूड का सम ये दिया हुआ है, दिस इज 18। ये फर्स्ट डाटा दे दिया कि दो वेक्टर है, दो फोर्स है, उनका मैग्नीट्यूड का सम 18 है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। magnitude of their resultant is 12 means P vector और Q vector इसका जो रिजल्टेंट बना उसका मैग्नीट्यूड जो है ये है आपका 12, ये दिया हुआ है। दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 18 और दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। If the resultant is at 90 degree with the smaller magnitude, smaller वाले फोर्स के साथ में रिजल्टेंट 90 एंगल बना रहा है। अब सोचिए कि स्मॉलर P है, सोच लो ये स्मॉलर जो है वो P है और 90 रिजल्टेंट है, मींस जो लार्जर वेक्टर है उसका एंगल 90 से ज्यादा होगा तभी ऐसा संभव है। तो ये हो गया Q वेक्टर। कहते हैं इसका रिजल्टेंट जो है वो 90 एंगल बना रहा है स्मॉलर वन से, तो ये 90 हो गया, मतलब रिजल्टेंट इधर कहीं है, इधर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट इधर तब होगा जब हम इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करें पैरेललोग्राम। तो ये अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तब जा करके होगा। थोड़ा सा हम इसको और इधर ले लेते हैं, लाइक दिस, दिस इज Q और ये हो गया आपको ऐसा होगा, तभी ये रिजल्टेंट हो गया। ये कहता है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर R इट मेक्स 90 डिग्री। ये डाटा दिया हुआ है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस, मतलब कि अब आपको P कितना है और Q कितना है ये आपको फाइंड करना है। ये आपका डाटा है, दो फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड का सम 18 है और उसका जो रिजल्टेंट है दैट इज 12 एंड इट इज गिवन दैट द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द स्मॉलर वेक्टर P। तो बताइए P और Q कितना है। तो सबसे पहला तो हम लोग अगर यूज करें कि रिजल्टेंट अगर साई एंगल बनाता है तो हम लोग पढ़े हैं कि tan psi इज इक्वल टू B sin थीटा, मतलब कि Q sin थीटा। अब यहाँ थीटा जो है P और Q के बीच का एंगल है, P और Q के बीच का एंगल है थीटा, डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्शन के लिए। अब दिया है यहाँ की साइन 90 है, मैंने tan 90 इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q
cos थीटा, और tan 90 इंफिनिटी होता है, इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज कि ये इंफिनिटी तब होगा जबकि डिनोमिनेटर 0 हो, सो इट इज p plus q cos theta, it will be equal to 0. tan 90 इंफिनिटी होता है, सो ये इंफिनिटी हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, मतलब कि तब ये होगा जब p plus q cos theta इक्वल टू 0 है। तो ये तो रिजल्ट ये हमारा मिल रहा है यहां से कि q cos थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस p। एक तो ये हमारा मिला। अब दूसरा डाटा दिया है कि p प्लस q का रिजल्टेंट 12 है, तो p प्लस q का रिजल्टेंट अगर हमको पता करना है तो हमको पता है कि इसका रिजल्टेंट अगर r है तो r will be p square plus q square plus 2pq cos theta, ये हमारा फॉर्मूला है। p plus q का वैल्यू दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ p plus q का रिजल्टेंट जो है दैट इज 12, सो 12 इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, but q cos theta equal to minus p, तो ये q cos theta की जगह अगर हम माइनस p पुट कर दें, so this becomes p square plus q square, और q cos theta is minus p, तो ये माइनस 2p square हो जाएगा। using equation 3, अभी देखिए दिस बिकम्स q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अगर हम लोग इसको देखें तो दिस बिकम्स 12 इक्वल टू रूट ओवर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो गया। इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 इक्वल टू दिस इज q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू q प्लस p इंटू q माइनस p होता है, बट p प्लस q इज गिवन 18, सो इट इज 18 इंटू q माइनस p इक्वल टू 144, so q minus p equal to 144 divided by 18, so this is equal to 18, 8 ja 144, so q minus p equal to 8. now this is equation number 4. अभी आप क्या देख रहे हो कि इक्वेशन 1 कह रहा है कि from equation 1 p plus q equal to 18 and here it is q minus p equal to 8, सॉल्व कर दिए हमने, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 4, इसको सॉल्व किया, सो वी गेट कैंसिल हो गया, सो 2q equal to 26, so q equal to 26 by 2, it is 13, q निकल गया 13, but p plus q equal to 18, q is 13, so p equal to 18 minus q, so 18 minus 13 which is 5, so therefore p equal to 5 and q equal to 13, this will be the answer. समझ में आ गया? जो डाटा दिया हुआ था इस डाटा का हमने यूज किया, 90 एंगल बना रहा है तो हमने पहले एंगल 90 रख करके ये कंडीशन निकाल दिया कि 90 के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और इस फिर p प्लस q का जो रिजल्टेंट होगा वो दिया हुआ है, वो फॉर्मूला हमने पुट किया और q माइनस p इससे निकल गया, p प्लस q दिया है, q माइनस p दिया है, दोनों को सॉल्व कर दिए, तो दिस इज p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 30, फोर्स कह रहा है, मतलब इसका यूनिट न्यूटन होगा। क्लियर है?
आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें और हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट, नोट करना स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Next question. A 5 kg object. Question number 2. Question number 2. A 5 kg object with a speed of 30 meter per second strikes a steel plate at an angle of 45 degree and rebound at the same speed and same angle. क्वेश्चन है कि कोई एक स्टील प्लेट है और यहां से कोई एक बॉल यहां से आके स्ट्राइक किया 45 डिग्री के एंगल पे, ये 45 डिग्री के एंगल पर आकर स्ट्राइक किया, ये डायरेक्शन है, and it is rebound with the same speed at the same angle. 45 का ही एंगल बनाते हुए फिर ये इधर की ओर रिटर्न हो गया। The ball returned by making same angle 45 degree. Velocity is, speed is 30 meter per second और यहां भी वही है, स्पीड वही है 30 meter per second. And mass is 5 kg. Mass is 5 kg. कहता है आपको फाइंड करने के लिए कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो पहला तो इनिशियल जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम को P से लिखते हैं, इनिशियल है तो PI लिख दिए इनिशियल मोमेंटम। So it is equal to mass times speed. So it is mass 5 and velocity 30. So it is 150 kg meter per second. ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम भी तो इतना ही होगा। फाइनल मोमेंटम is also mv. It is again 5 into 30. It is equal to 150 kg meter per second. अब कहता है कि आप फाइंड करिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले हमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू pf माइनस pi। फाइनल में से इनिशियल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट विल गिव द चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए हम लोगों ने बताया था कि pf माइनस pi का मतलब होता है कि pf में ऐड कर देना है माइनस pi। क्लियर है? सो रूल क्या कहता है कि पहले ऑरिजिन लिया, यहां से जो pf जिधर है उधर हमने pf बना दिया और आप देख रहे हैं यहाँ कि pi जो है वो भी इधर से ये इधर 45 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, तो दिस इज pi। अभी हमको क्या करना है, pf में माइनस pi को ऐड कर देना है। तो माइनस pi मीन्स ऑपोजिट ऑफ pi, तो इसको जो है हम इधर की ओर ड्रॉ कर लिए, दिस इज माइनस pi, ये हो गया। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो माइनस pi के पैरेलल अगर हम लोग जाएंगे
ये माइनस पी आई के पैरेलल हम लोग गए और इसके पैरेलल फिर गए, पी एफ के पैरेलल हम लोग गए ये वाला, अब ये सीन हो गया हमारा, अब ये सिनेरियो हो गया, ये वाला पी आई तो ये वाला माइनस पी आई। अब कहते हैं कि यहां से डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया आपका डायगोनल। ये जो वेक्टर देगा ये देगा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि पी एफ माइनस पी आई देगा। आप क्या देख रहे हो कि इसके बीच का एंगल 90 है। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो उसका अगर यही चेंज इन मोमेंटम है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड दो वेक्टर अगर 90 डिग्री एंगल पर है तो दिस इज पी एफ स्क्वायर प्लस पी आई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस पी आई है तो माइनस पी आई स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू पी एफ इज 150 और प्लस इट इज अगेन 150, so it is 2 times 150 square, so it is root 2 150, so it is 150 into root 2, this is kg meter per second। ये 90 है, दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब कि रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ में जो pf माइनस पी आई है वो pf के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। So this gives the change in momentum। चेंज इन मोमेंटम पहले फाइंड किए, फिर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर लिए। ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट था कि चेंज इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मोमेंटम। दूसरा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम का तो हमको पता है कि मैग्नीट्यूड हमारे की पी एफ का मैग्नीट्यूड और उसमें से पी आई का मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये चेंज हो गया। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो ये तो आपका 150 है, तो 150 माइनस 150 दिस इज इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड का चेंज 0 है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 150 रूट 2 किधर की ओर, मेकिंग 45 डिग्री विथ पीएफ। क्लियर है? आप जल्दी से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A force, हम बोल रहे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। A force F इक्वल 10I माइनस 3J प्लस 6K acts on a body of mass 5 kg and moves from the position, एक पॉइंट का पोजीशन दिया है, मतलब मान लीजिए ऑरिजिन से ज्वाइन कर दे तो ओपी हो जाएगा, पोजीशन 6I प्लस 5J माइनस 3K मीटर। ये न्यूटन में था। टू द पोजीशन, कोई दूसरे पोजीशन पर आ गया OQ पर, इट इज 10I माइनस 2J प्लस 7K। Deduce the work done, find work done, ये क्वेश्चन है।
कोई ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल को P पॉइंट से Q तक डिस्प्लेस कर दिया। P का कोऑर्डिनेट 6 5 -3 और Q का कोऑर्डिनेट 10 -2 7 है। इसको हम लोग फिगर में देखें। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, x y एंड z, एंड ये कोई पॉइंट P था और ये कोई पॉइंट जो है वो हो गया Q। इसको ज्वाइन हमने किया तो OP वेक्टर मिला, इसको ज्वाइन किया तो OQ वेक्टर मिला। P से Q चला गया तो P से Q गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम लोग P और Q के बीच ज्वाइन कर दें दैट इज गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि वर्क इक्वल टू Fs cos थीटा, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे Fs cos थीटा। और हम लोग को पता है कि Fs cos थीटा कैन बी रिटन एज F डॉट S। तो हम लोग को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। दो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन इसका ऑपरेटर जो है वो है डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा है, वो मल्टीप्लिकेशन अलग है, वो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर देगा, लेकिन ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर देगा। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अभी हमको S का सोचना है, फोर्स तो दिया हुआ, S का सोचना है। S माने PQ, डिस्प्लेसमेंट S मींस PQ और PQ इक्वल टू होता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ में से OP, क्योंकि OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, सो PQ इक्वल टू OQ माइनस OP। सो OQ जो है वो है आपका 10I माइनस 2J प्लस 7K माइनस OP विच इज इक्वल टू 6I प्लस 5J माइनस 3K। सो 10 माइनस 6 4I माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7J और 7K और प्लस 10K हो जाएगा ये वाला। ये निकल गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है कि वर्क फाइंड करना है, सो वर्क विल बी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। Force is 10I minus 3J plus 6K and dot displacement is 4I minus 7J plus 10K। हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में जब वेक्टर दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बी 10 into 4। फिर दूसरे का पहले का y कंपोनेंट दूसरे का y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो और फिर तीसरा का z कंपोनेंट और इसका z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दे। सो इट इज 40 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 21 हो गया और प्लस 60 हो गया, दैट इज 121 वर्क है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि वर्क का यूनिट जूल होता है। सो 121 जूल। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन देखा कि डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पावर अगर निकालना होता तो पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। क्लियर है? अब जल्दी से नोट करें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए। अभी ये क्वेश्चन और है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स
Find the moment of force Find the moment of force. Next question, question number 4. Force is I plus J plus K. This force is acting at a point. किस point पे force लग रहा है? P point पर लग रहा है, जिसका कि coordinate है -2, 3 and 4. This force is acting at this point. About the point, जिस point के about लग रहा है वो है आपका 1, 2 and 3. Find the moment of force. आपको find करना है moment of force. Moment of force टॉर्क को ही कहते हैं. टॉर्क का ये सिंबल है टॉर्क. ये आपको फाइंड करना है. ये टॉर्क है क्या? तो जैसे कोई बॉडी है और उसको मूव कराना है लीनियर पाथ में, तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है. फोर्स बॉडी को मूव कराता है. लेकिन अगर कोई बॉडी को रोटेट कराना है तो हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा. केवल फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कर सकता है, उसके साथ में डिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है. फोर्स कहां लगाया गया है, तो टॉर्क बॉडी को रोटेट करता है, फोर्स बॉडी को ट्रांसलेट करता है. हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में चैप्टर आएगा कि टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आपको R क्रॉस F फोर्स कितना है और कहां लग रहा है वो चीज है. क्या पोजीशन पर लग रहा है. तो आप सोचो कि इस जगह के अबाउट निकालना है. बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. ये पॉइंट है 1, 2 and 3. दिस इज पॉइंट O. और यहां से ये कोई पॉइंट है P विच इज -2, 3 and 4. ये पॉइंट है जहां की फोर्स लग रहा है. अब ये सोचो फोर्स इधर की ओर, ये ऐसा लग रहा है, ये सिचुएशन है. तो आप देखें कि यहां लग रहा है तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यही वाला R हो गया. दिस इज पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O. और F ये हो गया. तो R क्रॉस F अगर हम लोग निकाल देंगे तो R निकालना है तो आप देखिए OP निकालना होगा. OP तो आप देखिए कि ये जो वेक्टर बनता, मान लीजिए कहीं ऑरिजिन होता और उससे हम लोग इसको ज्वाइन कर देते और इसको भी ज्वाइन कर देते. मान लीजिए कि ये वाला को हम लोग O' लिख देते हैं, यहाँ O लिख देते हैं. तो अगर हमको O'P निकालना है, O'P निकालना है, O'P मैंने ये वाला, तो ये हो जाएगा OP माइनस OO'. पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस OO'. अब देखिए तो OP कितना होगा, तो -2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा लिख देंगे. तो ये वाला OP मिल गया. माइनस OO' ऑरिजिन है तो 0, 0, 0 है. ये हो गया आपका I प्लस 2j प्लस 3k. ये हमने कर दिया तो ये पोजीशन निकल गया. सो -2i और -i, सो -3i, 3j और -2j, 3j एंड -2j तो j हो गया. और 4k एंड -3k तो प्लस k हो गया. तो ये R मिल गया हमारा. अब हम लोग पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो डिटरमिनेंट का मेथड सुविधाजनक होता है. I, J, K ऐसा हमने लिख दिया. और R क्रॉस F लिखना है तो R के कंपोनेंट को पहले लिखो. तो -3, J का कोफिशिएंट 1, K का कोफिशिएंट 1. उसके बाद फोर्स का कंपोनेंट लिखे. फोर्स इज 1, 1 and 1. अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा. एक्सपेंड करने का तरीका है I पहले लिए, फिर इसको कवर किए, इसको ढक दिए,
यहां से मल्टीप्लाई किए, माइनस यहां से किए, सो इट इज 1 into 1 तो 1 हो गया, -1 हो गया। फिर माइनस जे लेते हैं, और जब माइनस जे आप लेते हो तब क्या करना है, इसको कवर करना है और इसको कवर करना है। -3 into 1 तो -3 और -1 into 1 तो -1 हो गया, और प्लस फिर के करिए, इसको कवर करें, इसको कवर करें, -3 into माइनस के लिए तो -3 into 1 तो -3 और फिर -1 हो गया, तो इट इज 0 आई, तो ये तो खत्म हो गया। -4 एंड माइनस, सो 4j एंड -4k, दिस इज द टॉर्क। yk jk मतलब yz प्लेन में टॉर्क है। सो अब टॉर्क R और F दोनों के परपेंडिकुलर है। किधर होगा, R का डायरेक्शन इधर, F का डायरेक्शन इधर। डायरेक्शन अगर पूछता है, स्क्रू रखना है R से F, या नहीं तो फिर फिंगर को कर्ल करें R to F, thumb will point in this direction, so टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। इस तरह का वेक्टर जहां के रोटेशन से संबंधित होता है, दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। सो टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। है ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो हम तो जानते हैं कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेके आएंगे। नोट कर लिया आपने? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2.5 into 10 to the power 6 I इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे B से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं। तो B इज 10I minus 6K into 10 to the power 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, इसको टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला। और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा है, हमने तो नहीं पढ़ा है अभी, ये 12 में आएगा कि अगर कोई मूविंग चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? दैट फोर्स इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्यू, v क्रॉस b कर दे तो फोर्स निकल जाता है। अब आप देखिए यहां पर v क्रॉस b करना है, उसको q से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले v क्रॉस b निकाल लेते हैं। v क्रॉस b, तो v क्रॉस b निकालना है तो पहले i, j एंड k लिख दिया, और v का मैग्नीट्यूड ये वाला है 2.5 into 10 to the power 6। i है ये, j कंपोनेंट 0, k भी 0, और मैग्नेटिक फील्ड है 10 into 10 to the power 2, ये हो गया। और फिर ये k है, मैंने j वाला कंपोनेंट 0 एंड दिस इज 6 into 10 to the power 2, ये वाला। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो v क्रॉस b निकल जाएगा। हम देखें अगर इसको लेते हैं i, तो ये कवर करिए, ये कवर कीजिए, दिस माइनस दिस, दोनों ही 0 माइनस 0, तो ये 0 हो गए। फिर माइनस जे, जे लिए ये कवर किए और ये कवर किए, जे लिए तो ये कवर किए, ये कवर किए, दिस इनटू दिस,
2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 है और उसमें मल्टीप्लाई करना है -6 इंटू 10 टू द पावर 2 का, ये हो गया। और फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर के जब लेंगे के लिए तो ये कवर कर दिए, ये कवर कर दिए, हम लोग बताए थे जिसको लेना है वो रो भी ढक दें और कॉलम भी ढक दें। तो दिस इंटू 0 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये कैंसिल हो गया। आप क्या देख रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस, 25 इंटू 6 150 और 1 डिजिट के बाद है तो 15.0 हो जाएगा ये वाला, इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 8, 10 टू द पावर 8, ये जे हो गए और बाकी सारा 0 हो चुका है। तो क्लियर हो गया कि V क्रॉस B जो होगा, V क्रॉस B इज दिस। अब हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है। Q इज चार्ज विच इज E जिसको लिखे हैं इंटू V क्रॉस B, और E इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और V क्रॉस B हमने निकाल लिया 15 इंटू 10 टू द पावर 8 J से। तो आप क्या देख रहे हैं, -15, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 डिजिट के बाद ये हो गया और -11 हो जाएगा ये वाला, और ये J की ओर हो गया। मतलब कि जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 24 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, किधर की ओर, J के ऑपोजिट, J के ऑपोजिट मतलब y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है इस तरह से इसका प्रैक्टिकल यूज है। अब जल्दी से नोट कर ले। दो छोटा छोटा क्वेश्चन जल्दी से बता देते हैं। आप भी जो बुक आपके पास है उस बुक से जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप देखिए और सॉल्व करिए। जितना ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा उतना ही फिजिक्स ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स को अप्लाई प्रैक्टिकल सिचुएशन में करना पड़ेगा, और वो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है। एक और क्वेश्चन है ऐसे यहाँ, ये क्वेश्चन है कि वेक्टर R इक्वल टू A cos ओमेगा t इंटू I एंड A sin ओमेगा t इंटू J। क्वेश्चन है, ये पोजीशन है किसी पार्टिकल का। क्वेश्चन है कि the velocity of the particle is, कौन सा इसमें करेक्ट है वो चूज करना है। इट इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, बी नंबर परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, सी नंबर directed toward origin, and D number directed away from the origin,
आपको बताना है कि अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को अगर इस तरीका से देते हैं तो उस पार्टिकल उसका वेलोसिटी का जो वेलोसिटी है वह पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलस का आइडिया दिए थे वो यहाँ पर अब काम आ गया आपका कि हमको पता है कि पोजीशन इज a cos ओमेगा t I प्लस a sin ओमेगा t j। अब हमको पता है कि वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो ये हमारा इसको डिफरेंशिएट r को कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। अभी थोड़ा दिन पहले हमने कैलकुलस का किस तरीका से यूज होगा बताया था, आप नहीं अगर देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जो है वो आप एक बार देख लेंगे। तो a cos ओमेगा t में a कांस्टेंट है बाहर आ गया और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, और फिर a कांस्टेंट है और sin ओमेगा का ओमेगा cos ओमेगा t इंटू यहाँ j है और यहाँ I है। तो वेलोसिटी इस तरह का हो गया v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, a ओमेगा तो कॉमन भी आ जाएगा, a sin ओमेगा t I माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है a cos ओमेगा t इंटू j। इस तरह का सिचुएशन हमको मिल रहा है। अब देखिए कहता है कि वेलोसिटी पैरेलल है, अगर पैरेलल दो वेक्टर पैरेलल अगर होता है तो a इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट इनटू अगर एक वेक्टर के फॉर्म में आता है तो कहेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल है। m कोई स्केलर नंबर होगा इनटू अगर b के फॉर्म में लिख सकते हैं तो पैरेलल होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो पैरेलल तो हम नहीं देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें I के साथ में sin ओमेगा t है, यहाँ ये cos ओमेगा t है तो वो तो पैरेलल नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर वाला देखें तो अगर हम लोग v डॉट r कर दें, v डॉट r तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, I का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a cos ओमेगा t और यहाँ माइनस ओमेगा a sin ओमेगा t, मतलब कि माइनस ओमेगा a स्क्वायर sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t ये हो गया। और इसका ये वाला कंपोनेंट करें तो a cos ओमेगा t और a sin ओमेगा t और यहाँ ओमेगा भी है तो प्लस ओमेगा a स्क्वायर sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि ये और ये जो है सेम है तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया और v और r अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब v इज परपेंडिकुलर टू r, v और r परपेंडिकुलर है तो ये ऑप्शन जो है ये सही का ऑप्शन है। ये r था, इसी का ठीक नेगेटिव अगर हो जाता वेलोसिटी यही रहता लेकिन नेगेटिव हो जाता तो डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन हो जाता, और पॉजिटिव में ही रह जाता r ही के बराबर तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाता। तो इस तरीका से हमने वेक्टर का यूज बताया। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से इसको देख लें। जल्दी नोट करें इसको, चलिए। एक क्वेश्चन कहता है कि 3 वेक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स A, B and C satisfy the relation। 3 वेक्टर है
वो सेटिस्फाई कर रहा है a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। द वेक्टर a इज पैरेलल, द वेक्टर a इज पैरेलल टू नंबर 1 b के पैरेलल, नंबर 2 c के पैरेलल, नंबर 3 b डॉट c के पैरेलल, नंबर 4 b क्रॉस c के पैरेलल। किसके पैरेलल वेक्टर ए होगा ये आपको बताना है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो रिजल्ट को आप तुरंत बता सकते हैं। आप देखिए a इज परपेंडिकुलर टू b और a इज परपेंडिकुलर टू c, मतलब कि b इधर है अगर और c इधर है और इन दोनों के परपेंडिकुलर a अगर है, ऐसा a b के भी परपेंडिकुलर और c के भी परपेंडिकुलर, ऐसा तब होता है जबकि b क्रॉस c अगर आप लेते b क्रॉस c, तो स्क्रू यहां रख के बाहर की ओर आया, a इधर की ओर आ रहा है, मतलब a और b क्रॉस c वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब कि इट इज a इज पैरेलल टू b क्रॉस c डायरेक्शन। यहां देखिए b डॉट c, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो इसके अलग होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और चूंकि a और c के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है, तो a b के पैरेलल नहीं हो सकता है ऐसे ही के, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत था ही, और ये तो होना ही नहीं था। तो ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट। इस तरह से हमने वेक्टर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अब हमारा यह पार्ट खत्म होता है और हम अब नेक्स्ट क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में फिजिक्स का सोच लीजिए कि एकदम बेसिक है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो अगले क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करें उसके पहले आप एक बार कैलकुलस का जो बेसिक आइडिया है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का, वो थोड़ा आप जरूर से देख लेंगे और थोड़ा सा वेक्टर थोड़ा सा देख लेंगे, तो हमको लगता है कि मोशन इन वन डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन के साथ में। थैंक यू।